दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ताजरों की तरफ से पूरे मुल्क में हड़ताल की गई, बड़े बड़े शहरों में हड़ताल कहा जा सकता है काफ़ी कामयाब रही। और बात यह है कि ताजरों से टैक्स मांगा जा रहा है। अब्दुल हफीज़ शेख साहब कह रहे हैं कि जी 35 लाख ताजर टैक्स नहीं देते, सिर्फ चंद लाख 2-3 लाख के करीब जिनकी तादाद है वो टैक्स देते हैं। और शर्त यह है जिस पर मामला ख़राब हुए हैं कि 50,000 रुपये की ख़रीदारी अगर कोई करता है तो उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, उसका नंबर रखना होगा ताजरों को अपने पास, या इनमें से भी कोई इस तरह की ख़रीदारी कहीं से करता है तो उसको ये रिकॉर्ड सारा अपने पास रखना होगा। असद खरल साहब, क्या करें हुकूमत? यहाँ आपको कौन लगता है कि गलत है? कल भी ये कहा जा रहा है कि हड़ताल जारी रहेगी, तो ना ताजर पीछे हट रहे हैं ना हुकूमत। उसामा साहब, एक तरफ हम महंगाई की बात करते, एक तरफ हम इदारों के खसारे की बात करते, एक तरफ जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही सब्सिडी की हम बात करते हैं। अगर 35 लाख ताजर टैक्स नहीं देंगे, 3-4 लाख लोग जो है टैक्स देंगे, तो मुझे ये बताएं कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? फिर तो वही आप जैसे हम जैसे लोग जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ही बोझ डाला रहेगा ना। तो क्या ये गलत बात इसमें क्या है? क्या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए? देखिए, क्या अगर 50,000 के ऊपर क्यों वो डर रहे हैं? इशू क्या है? क्योंकि अगर वो रखेंगे रिकॉर्ड तो उनको FBR में भी रिकॉर्ड देना पड़ेगा, उनको उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। उसामा साहब, एक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं ना, सिर्फ चाय को ले लें, जो चाय के अंदर एक कंपनी जो चाय की है वो 5 अरब का टैक्स चोरी कर रही है साल का। 5 अरब का जिस तरह वाइटल टी है, ताजर तो नहीं, नैब अब इंक्वायरी कर रहा है। जी महंगाई पहले ही बढ़ी है, हर चीज पर टैक्स पहले ही ले लिया जाता है। टैक्स ले लिया जाता नहीं है, चाय इंपोर्ट की जाती है, कागजों में वो दिखाई जाती है। जिस तरह वाइटल चाय की है, देखिए अरबपति कैसे बनी आज यासीन फैमिली, एक सब्जी फरोश से अरबपति वो बन रहा है बंदा, तो कैसे बन गया? और उसके कंपटीटर भी हैं, क्योंकि उन्होंने करते क्या थे कि बाहर से जो चाय मंगाई वो कागजों में शो कर दी, और यहां से लोकल जो अफगान जो ट्रांजिट ट्रेड के जरिए स्मगल जो चाय होके आई वो कई मैट्रिक जो टन है उसको शामिल नहीं किया। अब कोई भी चीज आप लें, उसके डब्बे के ऊपर लिखा होता है इतना टैक्स, वो हमारी जेबों से तो निकल जाता है, लेकिन वो कनाइमस FBR से वो 4-5 अरब अगर एक चाय वाला, सिगरेट वाले जिस तरह करते हैं, स्मगल भी उसमें आते हैं, ओवर इनवाइसिंग होती है, अंडर इनवाइसिंग होती है, ये सारी जो गोरख धंधा है, इसके अंदर मुझे ये बताएं, जब तक ये सारे हम बाहर यहां बैठ के करते हैं, अगर आप टैक्स नहीं देंगे, मैं टैक्स नहीं दूंगा, ताजर 35 लाख टैक्स नहीं देगा, तो फिर हम किस तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट महंगाई कम होगी? सब्सिडी गवर्नमेंट दे रहे हैं, बिजली पर टैक्स दे रहे हैं, कमर्शियल बिल हमें आते हैं, हम जो चीजें खरीद रहे हैं उन पर भी टैक्स होता है, कारोबार पहले ही तबाह हो गया है, हम कहां से टैक्स दें? वो ये कहते हैं। जनाब उसामा साहब, आपको पता है कि पिछले दिनों आर्मी चीफ ने भी चंद मारूफ सनतकारों से मुलाकात की। ये वो सनतकार हैं जिन्होंने माजी में अरबों खरबों रुपया लूटा। अब ये चाह रहे हैं कि ये जो टैक्स सिस्टम आ रहा है, ये टैक्स के जो इनको टैक्स देना पड़ रहा है, ये वो लोग जिन्होंने खरबों रुपये टैक्स की मद में बचाए। मुझे वो भी दौर याद है जब PMLN का दौर था और मार्केटों के सदर सारे PMLN के थे, तो ये भी कहा जाता था कि अगर कोई मार्केट में FBR का बंदा है तो उसकी टांगें तोड़ दो, इस तरह भी होता था। और इन मार्केटों को तो ये पता ही नहीं है, इन ट्रेडर को ये पता ही नहीं कि टैक्स किस चिड़िया का नाम है। इन्होंने सिर्फ एक चीज़ सीखी है, वो है कमाना, और अंधाधुंध कमाना और बेशुमार कमाना। टैक्स क्या होता है यकीन जाने आप और मैं, हम अपनी तनख्वाह से टैक्स दे रहे हैं। एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा जो इन दुकानों पे मेहनत मजदूरी कर रहा है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना उस दुकान का मालिक जो महीने का करोड़ों रुपया कमा रहा है और जितना वो टैक्स दे रहा है। तो ये लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते। ये वो लोग हैं जो PMLN के साथ मिले हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने PMLN को सपोर्ट किया। इनको वो पुराना दौर याद आता है कि जब इनसे कोई पूछता ही नहीं था, जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी खा लो, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये टैक्स ही नहीं देंगे तो मुल्क चलेगा कैसे? कितनी डिस्पैरिटी है कि इन लोगों के 4-4 कनाल के घर हैं, 6-6 गाड़ियाँ इनके घरों में खड़ी हुई हैं, लेकिन ये टैक्स 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। और अगर गवर्नमेंट टैक्स लेने जा रही है तो ये मार्केटें बंद सिर्फ आजम मार्केट की अगर लेना, एक बंदे के घर में करोड़ों रुपए, मैं बंदों के नाम अगर लेना शुरू कर दे 2 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। घरों में 50 लाख, करोड़, 2-2 करोड़, 4 करोड़, 6-6 करोड़। एक ऐसा बंदा भी आजम घर में 2 दीवारें बनवाई, दीवारों के अंदर वो पैसा रखा और वहां पे लॉकर बनाया, खुफिया सेफ। इस तरह कई जगहों ने जमीनों पे छुपाए हुए हैं, तय खाने बना लिए हैं, वहां पे
यानी क्योंकि आप बैंकों में भी रडार पे आ गए, लेकिन कोई जनरल आप बॉन्ड जो है वो भी रडार पे आ गए। ये बात सही है कि वो 50-50 हजार की तो नहीं चीज पे, ये कोई 40 हजार की खरीदारी पर बात नहीं हो रही, 30 हजार की चीज पर नहीं बात हो रही, ये 50 हजार रुपए की अगर कोई खरीदारी करता पहले है, तो बात उसामा साहब, कितने % लोग होंगे जो 50,000 की यकमुश्त खरीदारी करते हैं? यहाँ पे तो बंदों की तनख्वाह 50,000 से ज्यादा नहीं किसी की, वो तो 1% तबका नहीं होगा जिसकी 50,000 से ज्यादा होगी, तो पूरी तनख्वाह उधर तो नहीं स्पेंड कर देगा। मेरी बात, आईडी कार्ड से मसला क्या है? आईडी कार्ड का मसला ये है कि आपने जितनी सेल और परचेज की है उसका जो डॉक्यूमेंटेशन वो गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे, गवर्नमेंट को पता चलेगा कितना कमा रहे हैं। नहीं कमाया तो सिर्फ ये है कि आप एक ब्रांड पे जाएं, ये नहीं एक ब्रांड पे जाएं कमा कितना रहे, जहां पे खवातीन और बंदों का रश लग, किसी सुपर स्टोर में चले जाएं, किसी कपड़े की दुकान पे चले जाएं, किसी ब्रांड पे चले जाएं, वहां पे करोड़ों रुपए की सेल है। बाद ऐसे स्टोर भी लाहौर में मैं आपको बता सकता हूं, करोड़ों रुपए की डेली सेल है, डेली करोड़ों रुपए की बेताशा है ऐसे, और वहां पे उनका टैक्स देखेंगे, पोर्टफोलियो टैक्स का देखेंगे तो कई शायद टैक्स नेट में ना हो, बहुत कम टैक्स की रेशो है। वो तो बता रहे हैं, अब्दुल रशीद साहब कह रहे हैं कि जनाब ये तो 90% से भी ज्यादा बनता है कि लोग टैक्स ही नहीं दे रहे। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपको पता है, जो चीफ कोर्ट जस्टिस गुलजार साहब ने, सुन ले, उन्होंने सही कहा, उनका 20,000 की आपने फौज रखी FBR को और 20% आप टैक्स नहीं लेते, 80% टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, तो उनका क्यों ना आपका इदारा बंद कर दिया जाए? एक तरफ FBR की ये परफॉर्मेंस है, FBR तो टैक्स चोरी के तरीके बताता है। एक और भी इशू है उसामा साहब, एक और भी इशू है। आप होटलों में जाते हैं ना 5 स्टार में, 13% टैक्स, 17% टैक्स जरूर ले, लेकिन सर FBR में इंतहा की करप्शन हो रही है। जो करप्शन का लेवल जो पहले लाख रुपया था, अब रेट 2 लाख हो गया। ऐसे ही है। तो गवर्नमेंट को अपने एंड पे भी देखना चाहिए, इस डिपार्टमेंट का भी एहतसाब करना चाहिए। तरीके बताते हैं, टैक्स चोरी के तरीके बताते हैं, ये बदकिस्मती है। 20,000 की फौज है और 20% वो टैक्स नहीं देते, 80% इनडायरेक्ट टैक्स। खलसा साहब इन ट्रेडर के साथ मिला हुआ है, मिला, क्योंकि वो कहते हैं कि 1 करोड़ की बजाय, वो कहते हैं 1 करोड़ खजाने में देने की बजाय आप दें 10 लाख रुपया, 90 लाख रुपया आप बचाएं और 10 हमें दे दें, 10 खजाने में जमा करा दें। खजाने को 1 करोड़ का नुकसान हो गया, ताजर को 80 लाख का फायदा हो गया, 10 लाख FBR की जेब में चला गया, 10 लाख। ये मैं एक सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, यही हो रहा है, यही रेशो हो रही है। बल्कि अब तो उन्होंने कहा जी ऊपर से डंडा बहुत, मेरा ख्याल है अगर FBR इससे तो बेहतर खत्म करके ना ओवरऑल लोगों को जिस तरह पहले था, सेल्फ अगर असेसमेंट आप कर लेंगे ना, तो इससे ज्यादा टैक्स की कलेक्शन आ जाएगी, क्योंकि लोगों को इतने गोरख धंधे नहीं है जो कि इनकम टैक्स और FBR वाले, इनलैंड रेवेन्यू वाले बताते हैं, और जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट वाले बताते हैं कि किस किस तरह आपने चोरियां करनी है, और जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते हैं। मामला यह है कि ये लोग उल्टा, उसामा साहब, ये मियां मनशा जैसे लोग अरबों रुपए के रिफंड लेते हैं। इनकी अगर आप फैक्ट्रियों का अगर प्रोफाइल देखें तो टैक्स जो इनकी बिल्कुल ना होने के बराबर है। मोदी ने एक नया ड्रामा रचाया और EU का कुछ वफ्द बनाकर मेंबर पार्लियामेंट्स का जो इंतहा पसंद थे वहाँ पर उनको बुलाया कि जनाब हम आपको कश्मीर में लेकर जाते हैं, और वहाँ पर शदीद एहतजाज शुरू हो गया। फिर उनको सरकारी प्रोटोकॉल भी दिया गया, कुछ पता नहीं लग रहा किस NGO ने इनको बुलाया है, किसने पैसे दिए हैं, कहाँ से पैसे आए हैं। उसके अलावा मोदी ने यह भी किया कि पाकिस्तान की शिकायत ले गया इंटरनेशनल एविएशन के पास कि जी मेरा तैयारा नहीं गुजरने दिया जाता पाकिस्तान से, तो वो भी उसकी दरखास्त जो है वो खारिज हो गई। रक्षर से पहले बहुत सख्त वहाँ पर जुमले कहे गए थे कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। आज भी ये हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के जो इंसानी हकूक़ की काउंसिल है उसकी तरफ से कहा गया, कमीशन की तरफ से, कि सख्त पामाली इंसानी हकूक़ को तबाह करके रख दिया गया है। अमेरिकी सेंटर ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है। मुझे ये बताया उसामा साहब, मोदी और भारत जो भी ड्रामा करता है ना, खुशकिस्मती समझ ले पाकिस्तान की कि हर उनका ड्रामा जो है फ्लॉप हो जाता है। वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो एक जाली एक जो वफद है उसका दौरा हो। राहुल गांधी ने कहा है ना कि वो अजीत दोवल से मिले हैं, मोदी से मिले हैं, जयशंकर से मिले हैं, वहां पे उनको प्रोटोकॉल दिया गया है। ये कौन लोग हैं, किस एजेंडे के तहत आए हैं, हमें तो वहां पे इजाजत नहीं है। यानी इंडियन पार्लियामेंटेरियन वहां पे मकबूजा वादी में नहीं जा सकते, वहां का मीडिया नहीं जा सकता जो कि जुनूनी है और जो इंतहाई झूठ लिखता है, उसको इजाजत नहीं है। लेकिन एक गैर मरूफ NGO, एक वफद बनाया गया और एक ड्रामा रचाया गया, और वो ड्रामा पूरी दुनिया के सामने। अच्छा, ड्रामा खासा एक्सपोज कैसे हुआ है? यूरोपियन यूनियन के एक सफीर हैं, उनको भी NGO ने इनवाइट किया कि आप भी आएँ और आके विजिट करें, हम आपको विजिट करवाएंगे, दिखाएंगे सारा कुछ। उन्होंने कहा जी एक शर्त है
कि मुझे वहाँ पर लोगों से बात करने की इजाज़त भी दी जाए और मुझे बताया जाए कि जनाब, और मुझे अलाउ किया जाए मैं वहाँ पर इंडिपेंडेंटली घूम सकूँ, लोगों के इंटरव्यूज़ कर सकूँ, लोगों के तासुरात ले सकूँ कि लोग वहाँ के कहते क्या इस हवाले से। तो उनको पहले इनवाइट किया गया, लेकिन बाद में उनको इनविटेशन भेजा ही नहीं गया और उनको इग्नोर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो ये चाह रहे थे कि मैं इंडिपेंडेंटली वहाँ पर जाऊँगा और इंडिपेंडेंटली लोगों से बात करूँगा। तो ये लोगों को मैनेज किया गया है, लोगों को पैसे देकर वहाँ लाया गया है, वहाँ पर उनको मोदी से मिलाया गया है, स्पॉन्सर्ड टूर था और ये सारे इनके जो जहन से मुताबिक रखते थे लोग, जो इनके कहने पर जो भी ये चाहते थे वो स्टेटमेंट दे सकते थे, उस तरह के सिलेक्टेड किस्म के लोगों को वहां लेके जाया गया है। मुसलमान मुखालिफ स्टेटमेंट, इस्लाम मुखालिफ स्टेटमेंट्स ये सब देते थे यूं में, ये सब राइटिस्ट इनको कहा जाता है। और वो बंदा जिसने इंडिपेंडेंटली कहा कि मैं खुद जाकर वहां पे तहकीक करूंगा इंडिपेंडेंटली, उसको तो लेके ही नहीं गए। तो इससे तो ये जाहिर है कि इंडिया अब पैसा खर्च कर रहा है, मनपसंद लोगों को वहां पर लेके जा रहा है ताकि वो उसकी मर्जी की स्टेटमेंट्स दें, जिस तरह का वो कलर देना चाहता है, जिस तरह की वो तस्वीर खिंचवाना चाहता है उस तरह की वो तस्वीर खींचें। तो ये चीज़ तो नाकाम हो गई है। वहां पर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को तो जाने नहीं दिया जा रहा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को तो जाने नहीं दिया जा रहा। आज 70-80 रोज हो गए हैं वहां पर कश्मीर में लॉकडाउन को, तो असल तस्वीर जो है वो तो बाहर आ ही नहीं रही। तो ये धूल झोंकना जो था इसमें फिर नाकामी हुई है, प्रोपेगेंडा फिर फेल हुआ है और वहां पर तस्वीरें भी अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं कि किस तरह बच्चियां वहां पर पत्थर फेंक रही हैं, वहां पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर इतना उनका जज्बा नजर आ रहा है पूरी दुनिया को। कल क्या होगा बाबर डोगर साहब? कल सर मौलाना लाहौर आ रहे हैं और बल्कि आज रात को ही पहुंच जाएंगे और मुझे लग रहा है कि कल वो नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे और इसी बहाने वो मरियम से भी मुलाकात करेंगे और उनको ब्रीफ करेंगे अभी तक का धरना और आगे की स्ट्रेटजी उनसे डिस्कस करेंगे। खरल साहब, कल फिर वही धरना, वही नवाज शरीफ की बीमारी और अब जरदारी साहब को एडअप कर लें, उनके प्लेटलेट्स भी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। अल्टीमेटली अब जरदारी साहब जो है उनकी जानब से, सिंध की जानब से एक पैगाम आने शुरू हो जाएंगे, बयान आने शुरू हो जाएंगे कि अगर नवाज शरीफ साहब को ये रिलीफ दिया गया तो जरदारी साहब उनसे ज़्यादा बीमार हैं, उनसे ज़्यादा सीरियस हैं। क्या उनके लिए भी इस तरह का इंसाफ होगा? क्या उनको भी इस तरह बेल दी जाएगी? एक तरफ वो कह रहे हैं मैं बेल लेनी नहीं बल्कि मुझे तो एग्जोनरेट किया जाए, वो कहते हैं मुझे तो पकड़ा ही गलत गया है, मुझे वैसे ही छोड़ दिया जाए, यानी वो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं। तो मामला ये है कि फिर ना तो अकरम जो कम सन बच्चा है सिंध का, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम ताकि कोई खबर रह न जाए।